मध्य प्रदेश के जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो 1915 होम रूल लीग यानी जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना हुई। होम रूल लीग मूवमेंट ये जो क्षेत्र था ये बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव वाला क्षेत्र था। बाल गंगाधर तिलक मध्य भारत, मध्य प्रांत क्षेत्र में इनका वर्चस्व था। बाकी रिमेनिंग इंडिया यानी शेष भारत में मैडम एनी बिसेंट की होम रूल लीग का प्रभाव था, है ना। मैडम एनी बिसेंट की होम रूल लीग शेष भारत में, मध्य भारत और कहां पर, मध्य प्रांत, इन क्षेत्रों में किसका प्रभाव आएगा? बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव आएगा। और यहां हम लोग पंडित रविशंकर शुक्ल को देखेंगे, द्वारका प्रसाद मिश्र को देखेंगे, पंडित सुंदरलाल को देखेंगे, है ना। इन सभी ने होम रूल लीग की स्थापना में योगदान दिया है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ध्यान रखिए, अब हम नेक्स्ट आता है ताम्रपाषाणिक संस्कृति प्रमुख स्थल कायथा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हम यहां एक छोटा सा सुधार करें, हम छोटी काली सिंध नदी बोले इसको हम छोटी काली सिंध नदी बोलें, छोटी काली सिंध नदी। और ये जो है कायथा छोटी काली सिंध नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज जो है विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा की गई है। और विष्णु श्रीधर वाकणकर के जो प्रयास हैं वो शानदार प्रयास, पहला उनका ये धमाका अपन कह सकते हैं। और छोटी काली सिंध नदी कहीं ना कहीं इसकी जो धारा है गंभीर वगैरह से मिलकर या आपके शिप्रा से मिलती है और शिप्रा के बाद ये कहां जाती है? चंबल में मिल जाती है। तो ये मुख्य काली सिंध नहीं बताकर हम कहेंगे छोटी काली सिंध जो शिप्रा से अटैच होकर कहां जा रही है? ये जाएगी चंबल में जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये मत ध्यान मत रखना आप, ये नीचे वाला जो था ये उद्गम देवास के बागली से नहीं है, छोटी काली सिंध एक सेपरेट रिवर है ये, ठीक है। अब हम देखें ताम्रपाषाणिक संस्कृति, ये तो हो गया है ना, हाँ ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तिथि से हुई थी? आपको पता है 1857 की क्रांति का बिगुल हमारे यहां नीमच से होता है ना, नीमच जो है। और हम ये देखेंगे 3 जून ऑफ 1857 नीमच छावनी से जब हमारे पैदल और अश्वारोही सैनिकों ने विद्रोह किया था, तब आकर वहां पर जो शहजादा फिरोज था उन्होंने इनको सहयोग दिया और बहादुर शाह जफर के साथ में ये विद्रोह जुड़ जाता है फिर सीधे दिल्ली के साथ में। तो शहजादा फिरोज जो थे उन्होंने इन सैनिकों की सहायता से अंग्रेजों का रास्ता बहुत कठिन बना दिया था, है ना। तो हम देखते हैं कि सोबर्स जो थे उन्होंने उदयपुर के राजपूत सैनिकों की सहायता से नीमच के किले पर अधिकार किया था। निम्बाहेड़ा क्षेत्र जो अशांति का जनक बना हुआ था, राजस्थान का निम्बाहेड़ा जो अशांति का जनक बना हुआ था, उस क्षेत्र को इन्होंने कंट्रोल में कर लिया था। सोबर्स का योगदान आता है, पर फिर भी हम कहेंगे शहजादा फिरोज ने हार नहीं मानी और मंदसौर क्षेत्र में वो अपने इन विद्रोही सैनिकों के साथ गतिविधियां चलाते रहे, है ना। और हमारे यहाँ जब शहादत खां का जो विद्रोह हुआ था, शहादत खां हमारे यहाँ पर शहादत खां, तो जब वो शहादत खां दिल्ली गए तो बहादुर शाह जफर ने कहा था कि नहीं तुम बेक जाओ, वापस जाओ और शहजादा फिरोज की सहायता करो। तब शहादत खां जो हैं वो मंदसौर क्षेत्र में आए और मंदसौर से लेकर पूरा आसपास का जो राजस्थान का रियासतें थी वहां पर शहादत खां सक्रिय रहे थे, है ना। तो यहां ध्यान रखिएगा कि ये जो इसका प्रश्न है नीमच 3 जून 1857, ठीक है। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात मध्य प्रदेश की किस रियासत से हुआ? ग्वालियर रियासत। यहां हम लोग देखते हैं कि विदिशा में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, है ना। और हमारे मध्य प्रदेश में 14 जुलाई 1942 को बकायदा कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी उसने अपनी मीटिंग में गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित कर दिया था यहां पर, ठीक है। जो वर्धा प्रस्ताव था उसको हमारे यहां पारित किया गया। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और यहां गांधी जी कहीं ना कहीं अहिंसा से थोड़ा सा भटकते हुए नजर आते हैं। पहली बार भारत छोड़ो आंदोलन
ये बिल्कुल आपको याद रखना है इस चीज को कि मध्य प्रदेश के रतलाम में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा था। जबलपुर, रीवा, गढ़ाकोटा और मंडला, ये जो क्षेत्र थे, यहां इस आंदोलन ने बहुत प्रचंड रूप धारण कर लिया था, है ना। और लोग जो हैं बकायदा अंग्रेजों के सामने आकर खड़े हो जाते थे और गोलियां अपने सीने पर खाते थे, चाहे वो महिलाएं हो या हमारे गोंड जनजाति बंधु हों, है ना। गढ़कोटा, मंडला क्षेत्र में तो इन्होंने बहुत जबरदस्त हलचल मचाई थी इस आंदोलन के माध्यम से जो है। तो इसका उत्तर है आपका ग्वालियर रियासत आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, तो कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह के विद्रोह का काल भी वही है जब हम लोग देखते हैं कि शुरुआत कर रहे थे मंगल पांडे, पर बाकी हमारे यहां कुंवर चैन सिंह पुराने हैं। मध्य प्रदेश का पहला शहीद बोलते हैं, और ये पहला शहीद 1824 में हुए थे। वो कुंवर चैन सिंह 24 जून 1824 को सीहोर का जो दशहरा बाग वाला जो मैदान है, वहां पर ये लड़ते हुए मारे गए। ये नरसिंहगढ़ के राजकुमार, हमारे जो राजगढ़ ब्यावरा क्षेत्र में नरसिंहगढ़ है, वहां के राजकुमार थे। और चूंकि इन्होंने अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार करने से बिल्कुल मना कर दिया था और उनके हस्तक्षेप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया, तब इनको जो है सीहोर बुलाया गया था और धोखे से इनको मारने की कोशिश की गई। तो यहां उन्होंने युद्ध किया। और यहां आपको एक खूबसूरत चीज ये मिलेगी आपको कि जितनी वीरता से कुंवर चैन सिंह लड़े थे, उतनी ही वीरता से उनके कुत्ते शेरू ने भी युद्ध किया था, है ना। और कुत्ते शेरू की समाधि मिलेगी यहां उनके साथ में। एक बहुत बड़ी बात है, कुंवर चैन सिंह, इनका शेरू जो कुत्ता था उसको भी गोली मारनी पड़ी थी, तब जाके, है ना, अंग्रेजों को यानी कुंवर चैन सिंह अकेले मिल पाए थे। ये चीज आती है, ठीक है। तो यह ध्यान रखना। अगला, सांची स्तूप के खोजकर्ता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, तो हम लोग इसमें जो है किसका नाम लेते हैं, जनरल टेलर का नाम लेते हैं। जनरल टेलर जो हैं, उन्होंने इस स्तूप की खोज 1818 में की थी, ठीक है। सांची बौद्धों का तीर्थ कहलाता है और 3rd सेंचुरी एडी में अशोक ने जितने भी स्तूप बनवाए उसमें सबसे बड़ा स्तूप आपको सांची का स्तूप मिलेगा। और जो है पुष्यमित्र शुंग ने, चूंकि यह स्तूप कच्ची मतलब ईंटों का बना हुआ स्तूप था, तो उसको भव्यता प्रदान करने में, उसको आकर्षक बनाने में पुष्यमित्र शुंग का योगदान आता है, जिसने यहां न केवल तोरण द्वार बनवाया बल्कि वहां पर उन्होंने रेलिंग भी बनवाई थी। इसका प्रदक्षिणा पथ का निर्माण भी उनके द्वारा करवाया गया था, ठीक है। फिर हम लोग देखें अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म, आप जानते हैं अलीराजपुर के भाबरा, है ना। चंद्रशेखर आजाद नगर है ये, है ना। तो चंद्रशेखर आजाद जो 23 जुलाई 1906 को भाबरा नाम का जो कस्बा है, आजकल वो कस्बा है, जनपद से वो एक बड़ा स्थान उसको मिल चुका है ना। तो इनके बचपन का नाम हरिशंकर ब्रह्मचारी था। हरिशंकर ब्रह्मचारी एक पंडित जी थे, ये पंडित जी, है ना। और जो जब ये वहां से गए थे, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आए थे, तब ये पंडित जी के नाम से ये आसपास जाने जाते थे, भविष्यवाणी भी करते थे, है ना। या तमाम जो इनके साथ जो ठाकुर राजा वगैरह जो थे ना सहयोगी, वो सब इनको पंडित जी और इनके अनुसार जो है वो मंत्र पाठ वगैरह कराया करते थे, भले ही वो भीतर से अंदर से क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते हों। तो ये हैं, इन्होंने आजाद कहा था स्वयं को जब कोर्ट में इनको ले जाया गया था। और ये सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा इन पर जो आरोप लगाया गया था, मूल आरोप काकोरी षड्यंत्र जो केस था, काकोरी रेल डकैती जो थी 1925 में, काकोरी जो है जो सहारनपुर जो रेलवे रूट जो है वहां पर काकोरी में जो खजाना लूटा गया था राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में, अशफाक उल्लाह के नेतृत्व में, तो वहां पर आजाद भी थे इसमें। उसके बाद आजाद अंडरग्राउंड हो गए थे और बाद में फिर जब राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह सभी को फांसी हो गई, है ना, अशफाक उल्लाह वगैरह को, है ना। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो आजाद साहब जो थे, इन्होंने भगत सिंह के साथ में मिलकर मूवमेंट को चलाया था। और बाद में 1931 में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद जो है वहां पर इनका क्या हो गया था, एनकाउंटर जैसा किया गया था। जबरदस्ती विश्वासघाती के कारण इन्हें बमतुल बुखारा
अपने कनपट्टी पर लगानी पड़ी थी। इनकी पिस्टल का नाम क्या था? बमतुल बुखारा था। और उस पिस्टल से उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया था? मार लिया था कि अंग्रेजों की गोली लगने से अच्छा है मैं अपनी। पर उन्होंने गोली मारी, गिर पड़े, है ना, नीचे बैठे बैठे लुढ़क गए वो, तो भी अंग्रेज दूर से जाकर फायर कर रहे थे उनके ऊपर, है ना। पास जाने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। ऐसे थे हमारे चंद्रशेखर आजाद साहब जो थे, ठीक है। और फिर हम देखते हैं भोपाल प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है, यहां प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है। ये जो प्रजामंडल आंदोलन जो था, प्रजामंडल आंदोलन मूल रूप से किस प्रकार का आंदोलन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया था, उसका प्रभाव रियासतों की जनता पर भी हो रहा था। रियासतों के राजा अपने आप को भारत से पृथक मानते थे। उनको 1935 के अधिनियम के तहत जो भारत संघ का प्रावधान किया गया था, उस पर भरोसा नहीं था। उनका मानना था कि हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र संघ के रूप में हमारे साथ व्यवहार हो। तो वहां की जनता कह रही थी कि आप जो है अपने आप को भारत संघ में शामिल कर लो, और भारत संघ में शामिल करोगे तो हमको अपने आप राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने का अवसर मिल जाएगा, है ना। तो इस आधार पर प्रजामंडल आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया था, जिसका प्रभाव हमें 1948 तक दिखाई देता है। उसके बाद भी दिखाई देता है 49 तक, जब भोपाल का नवाब रस्साकसी कर रहा था भारत सरकार के साथ, तब भी जो है ये लोग सक्रिय हुए थे। तो जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय को कहा गया था कि आप जो है पूरा जो यहाँ का जो है मॉनिटरिंग का आपको जो है हम जिम्मेदारी देते हैं प्रजामंडल आंदोलन की। रतलाम में, झाबुआ में और भोपाल में प्रजामंडल आंदोलन जो था उसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आला उदल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? आला उदल, ये हम कह सकते हैं महोबा, चंदेलों की राजधानी महोबा। तो जो परमार्दी देव परमाल थे 1165 से 1202 के बीच में, तो उनके दरबार के योद्धा थे ये। इनके दरबार के बड़े सामंतों में आला और उदल का नाम आता है, ठीक है। जगनिक ने आला खंड में आला के जो 50 से अधिक युद्ध हैं उनका वर्णन किया है, ठीक है, और उसमें इनकी वीरता का बखान किया गया है। पर साथ में 1182 के लगभग जो पृथ्वीराज चौहान का, अजमेर के शासक, दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान का जब अटैक हुआ था महोबा पर, तो एक जबरदस्त युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के दांत खट्टे कर दिए गए थे, पर उसके बावजूद वह जीत गया। और यहां पर उदल जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए, आला वनगामी हो गए, है ना, वो अमर हैं, है ना। उनके बारे में फिर कोई प्रमाण नहीं मिलता। वो अपने पुत्र इंदल के साथ में वन चले गए थे, और उसके बाद वो कहां गए इसकी जानकारी नहीं मिलती, ठीक है। और इनकी जो कुलदेवी है मैयर वाली माता है, ठीक है। मैयर वाली माता, शारदा माता उनकी कुलदेवी है, जहां इनकी लोक कथाएं आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेंगी वहां पर जो, ठीक। मालवा का वह प्रथम शासक कौन था जिसने कंपनी का अंत करने का बीड़ा उठाया था? बख्तावर सिंह। राणा बख्तावर सिंह अमझेरा रियासत के धार के पास में, धार जो मांगोद है उसके पास में अमझेरा है। अमझेरा के पास राजा बख्तावर सिंह की किस्से आपको अभी भी सुनने को मिलेंगे। हमारा अमझेरा दो बातों के लिए जाना जाता है ना। सबसे पहली बात, रानी रुक्मिणी का तीर्थ यहां, रानी रुक्मिणी का जो रथ है यहां आया था। यानी भगवान कृष्ण जब रानी रुक्मिणी का हरण करके द्वारका जा रहे थे, तो उस समय वो कहां रुके थे? अमझेरा। वहां पर उनके रथ के चिन्ह मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा, अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह एक ऐसे शासक थे मालवा में पहले, जिन्होंने कंपनी को टक्कर दी थी, और 1857 के विद्रोह में भाग लेकर इन्होंने जो है अपनी उपस्थिति को दर्शाया था। और हम यहां कह सकते हैं कि लालगढ़ का जो किला है, लालगढ़ का किला जो इनका सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था,
इनके सहयोगी ने विश्वासघात किया और इसकी सूचना अंग्रेजों को दी। और हचिंसन वगैरह जो थे, कैप्टन हचिंसन वगैरह, उन्होंने घेराबंदी कर रखी थी और गुप्त सूचना उन्हें पहुंची कि ये लालगढ़ पहुंच रहे हैं। तो वहां से इनको अरेस्ट किया गया और फिर इंदौर लाकर उनको फांसी पर लटका दिया गया था। आप पीएससी देने जाते हैं, परीक्षा इंटरव्यू देने, तो वहां पर आपको जो है उस तरफ आपको इनका समाधि मिलेगी। ठीक है। फिर इंदौर का प्रसिद्ध सराफा कांड, तो हम लोग ये देखते हैं कि 1942 का जो भारत छोड़ो मूवमेंट था, 1942 का भारत छोड़ो मूवमेंट, उस समय जो है आपको यहां पर सितंबर 1942 में सराफा कांड आपको देखने को मिलता है। ठीक है। 6 सितंबर 1942 इंदौर का जो सराफा था, वहां पर जो है मगनलाल ओसवाल के नेतृत्व में जन समुदाय इकट्ठा हो गया था और पुलिस के द्वारा जो है इन्हें चेतावनी दी गई, पर ये लोग जो है गोलियां खाने को तैयार थे। तो वहां लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चली और मगनलाल ओसवाल ने पहली शहादत दी और उसके बाद उनके अनुयायियों ने भी अपनी शहादत यहां पर प्रदान की थी। ये चीज आप ध्यान में रखिए। ये सराफा विद्रोह काफी महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। राजदूत हेलियोडोरस किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ? शुंग वंश है। शुंग वंश यानी यहां हम लोग देखते हैं कि हमारे विदिशा में यहां पर जो है भागभद्र जो है उसका उल्लेख मिलता है ना। ये पुष्यमित्र शुंग के यानी शुंग काल की 5वीं पीढ़ी में आता है। ये भागभद्र 5वीं पीढ़ी का शासक था ये, और उसके दरबार में जो हेलियोडोरस है ये भेजा गया था एंटीयालकिड्स के द्वारा। ग्रीक राजा एंटीयालकिड्स ने हेलियोडोरस को भेजा था यहां पर, और हेलियोडोरस ने यहां आकर बेसनगर यानी विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया। और गरुड़ स्तंभ को आज भी लोकल जो जन समुदाय है वो उसको खाम बाबा के नाम से जानता है ना। यानी जो बेस नदी है, जो बेतवा नदी है, बेस और बेतवा का जो संगम वाला भाग है, वहां खाम बाबा आपको आज भी देखने को मिलेंगे, जिसमें उत्कीर्णित है गरुड़ स्तंभ लेख। और उस गरुड़ स्तंभ लेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? हमें जानकारी मिलती भागवत धर्म के उत्थान की। भागवत धर्म का उदय हुआ था। स्वयं हेलियोडोरस ने भागवत धर्म क्या कर लिया था? ग्रहण कर लिया था। इसके प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा जाता है? हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, हमने देखा था सुपिया अभिलेख रीवा जिले में जो सुपिया जो अभिलेख मिला है वो घटोत्कच से संबंधित है। वो किससे संबंधित है? गुप्त शासक घटोत्कच से संबंधित है वो, है ना। और ये अभिलेख वास्तव में स्कंद गुप्त का है, जिसमें उसने अपने दादा परदादा जो थे उनका जिक्र किया है, और वहां पर जो है घटोत्कच को अपने वंश के प्रारंभिक शासकों में उन्होंने काउंट किया है ना। जिनकी ऐतिहासिकता कम मिलती है हमको, श्रीगुप्त और घटोत्कच की, तो यहां से प्रमाण मिल जाता है कि घटोत्कच भी एक शासक हुआ था और इसने 280 से 320 ईस्वी तक शासन किया था। इसके प्रमाण मिल जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में परमार शासकों के इतिहास को बताया गया है? नवसहसांक चरित है वो। क्या है वो? नवसहसांक चरित। हम ये देखते हैं कि परमार जो राजा था, सिंधुराज, उनका जो राज दरबार में जो कवि था सिंधुराज, देखिए नाम क्या आ रहा है? सिंधुराज के दरबार का विद्वान पद्मगुप्त या परिमल गुप्त। और ये पद्मगुप्त या परिमल गुप्त मुंज के समय से था। सिंधुराज के पहले मुंज के समय से था, पर किसके दरबार का विद्वान बना ये? पद्मगुप्त। किसके दरबार का? सिंधुराज का। और इसने जो नवसहसांक चरित की रचना की, उस नवसहसांक चरित से हमें परमार वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और परमारों के बारे में जानकारी का जो दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है वो है उदयपुर प्रशस्ति। तो उदयपुर प्रशस्ति और नवसहसांक चरित, इन दोनों को हमें ध्यान में रखना। फिर हम लोग देखें नेक्स्ट। ठीक है ना, अभी लेता हूं। मध्य प्रदेश का
महान शासक जो कि महान निर्माता भी था, विद्वान लेखक एवं विद्यालयों का संस्थापक था, वो कौन था? राजा भोज। राजा भोज, है ना, जिसके बारे में आप देख रहे हैं कि ये परमार वंश का राजा था और वो सरस्वती कंठाभरण उसकी पुस्तक है। तो हम देखते हैं सरस्वती उसके कंठ में विराजती थी, उसकी जिह्वा पर सरस्वती का वास था। वो एक लेखक विद्वान था, उसने कई रचनाएं लिखी। समरंगण सूत्रधार, समरंगण सूत्रधार नाम की रचना है। अब समरंगण सूत्रधार का संबंध आप देखेंगे वास्तुकला से आ जाएगा, है ना, आर्किटेक्चर से आ जाएगा, है ना, स्थापत्य कला से आएगा। सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति, है ना, विद्या विनोद, ये सारे जो रचनाएं हैं आपसे पूछी जाएंगी राजा भोज के संदर्भ में। ठीक है। धार में उसने भोजशाला का निर्माण करवाया था। भोजशाला जो कि संस्कृत का एक शिक्षा मठ था, जो बाद में यहां पर वाग देवी की प्रतिमा स्थापित की गई, ज्ञान की देवी वाग देवी की प्रतिमा, जो अभी भी हम बर्मिंघम संग्रहालय से वापस नहीं ला सके हैं। ठीक है। 2003-4 में पहली बार हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने बोला था कि अब मौका आ गया है, हम जो है सत्ता में आ गए हैं, अब हम लेकर आएंगे वाग देवी की प्रतिमा, पर वो अभी तक वापस नहीं आई है। ठीक है। ज्ञान की देवी वाग देवी, आपने देखा हो ज्ञानपीठ अवार्ड में देते हैं, है ना, वो वाग देवी है। वो बिल्कुल उन्हीं की अनुकृति उस मूर्ति की। तो भोजपुर नगर, यानी हमारा जो भोजपुर नगर है भोपाल के पास में, रायसेन जिले में, उसकी स्थापना इन्होंने की थी। और इसके अलावा उज्जैनी जाओगे तो उज्जैनी में आपको 10 से अधिक शिव मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे, जिनका निर्माण इन्होंने कराया। भोजपुर में इन्होंने एक विशाल शिव मंदिर बनवाया था, जिसका कि शिवलिंग जो है वो एशिया में सबसे ऊंचा शिवलिंग आप कह सकते हैं। और इसके अतिरिक्त उदयगिरी गुफा वगैरह में भी इनके स्थापत्य आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान में उदयपुर में नीलकंठ मंदिर भी इन्होंने बनवाया है, उज्जैनी में नीलकंठ मंदिर बनवाया है। ये सब जो चीजें परमार वंश का जो है उल्लेख आता है। महाराजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, छत्रसाल जो है भारत के प्रतापी योद्धा में काउंट होते हैं, है ना। एक बात ध्यान रखिएगा कि बुंदेलखंड क्षेत्र पर इनका वर्चस्व था। इनसे पहले राजा चंपत राय और छत्रसाल, इन दोनों ने औरंगजेब के साथ स्वतंत्रता संघर्ष किया था। ठीक है। और कहीं ना कहीं 1708 में जाकर जो है एडजस्टमेंट हुआ है और छत्रसाल जो है उनको उनका राज्य वापस मिल जाता है, यानी छत्रसाल को स्वीकार किया जाता है एज ए जो है शासक, एज ए रूलर उनको स्वीकार किया जाता है 1708 के लगभग। तो इन्होंने जो है, जिनको बुंदेलखंड केसरी कहा जाता है, ये इलाहाबाद के या हमारे प्रयागराज जिसको कहते हैं, वहां के मुगल सूबेदार मोहम्मद खां बंगश से बहुत परेशान थे। ये मोहम्मद खां बंगश इन पर लगातार आक्रमण करता था, है ना। तब ऐसी स्थिति में इन्होंने बाजीराव प्रथम से सहायता मांगी और बाजीराव प्रथम ने जो है इनकी सहायता की और मोहम्मद खां बंगश को इतना अच्छा सबक सिखाया कि वो दोबारा इस तरफ आने की उसने जो है रास्ता ही बदल दिया था। और तब जो है इन्होंने बाजीराव प्रथम को झांसी, कालपी, आसपास के क्षेत्रों की जागीर भी दी और फिर जो है बहुत सुंदर सी नर्तकी जो थी, दीपिका नहीं, क्या नाम था, बाजीराव मस्तानी, है ना, तो वो उनको प्रदान की गई थी। ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, वो जो चीज आती। फिर महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश की किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था? दशार्ण का नाम आता है, वत्स, काशी, सभी का नाम आता है। इन सभी ने भाग लिया था महाभारत के युद्ध में। वत्स महाजनपद, उसका पड़ोसी कारुष महाजनपद, कारुष जनपद आएगा जो बघेलखंड है, काशी है, दशार्ण यानी विदिशा क्षेत्र आ जाएगा, है ना, और चेदी और मत्स्य यानी राजस्थान। इन लोगों ने पांडवों के पक्ष में सहायता दी थी, जबकि अवंती के बिंद ने, विदिशा के अनुबिंद ने, नील यानी महिष्मंत या महेश्वर के नील ने, दक्षिण के भोज ने, विदर्भ ने, इन सभी ने कौरवों का साथ दिया था। ठीक है।
और कहीं ना कहीं हमको जो है इस युद्ध में, महाभारत युद्ध में, हमारे महेश्वर के राजा नील जो हैं, जो कौरवों की तरफ से लड़े थे, उनको किसने हराया था? सहदेव ने बुरी तरह से पराजित किया था। सहदेव के द्वारा पराजित किए जाने के प्रमाण मिल जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैल चित्र यानी हम कहते हैं रॉक पेंटिंग, जो शैलाश्रय के ऊपर जो पेंटिंग की गई हैं, ये हमें भीमबेटका से, रायसेन जिले के भीमबेटका से हमें प्राप्त होता है। भीमबेटका का संबंध प्रागैतिहासिक काल से है, और खास तौर पे जब हम लोग पूरा पाषाण काल की बात करते हैं, तो पूरा पाषाण काल में मध्य पूरा पाषाण काल है ना, मध्य पूरा पाषाण काल जो था, पूरा पाषाण में, मध्य पाषाण में नहीं, पूरा पाषाण काल में मध्य पूरा पाषाण काल का स्थल है भीमबेटका, जिसको आप पहले नजरिए में क्या बताओगे? पूरा पाषाण काल का स्थल है। और पूरा पाषाण काल में भी पूरा मध्य पाषाण काल है ना, उससे संबंधित है। प्रोफेसर वाकणकर श्रीधर जो है, विष्णु श्रीधर वाकणकर, इसके उत्खनन से रिलेटेड हैं, और रायसेन जिले में भीमबेटका स्थित है। और सबसे बड़ी बात है, ये विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को के द्वारा 2003 में इसको शामिल कर लिया गया था। भीमबेटका त्रिपुरी शाखा के कलचुरी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कलचुरियों में ये दो बहुत महत्वपूर्ण वंश आए हैं। ये कोकल्ल प्रथम जो था, ये यहां जो नाम दिए गए हैं उसमें कोकल्ल प्रथम का नाम आता है, जो क्या था? ये कलचुरी वंश का क्या है? संस्थापक है। त्रिपुरी के, जबलपुर के कलचुरी वंश का संस्थापक है। और यहां ध्यान रखिएगा कि जो कृष्णराज है ना, महिष्मती शाखा, ये बहुत पावरफुल थी। तो कलचुरी वंश ये थोड़ा सा पुराना है ना, और ये पुराना कलचुरी वंश है, जिसकी जो है स्थापना कृष्ण राज के द्वारा की गई थी, है ना। और इन्होंने जो है 248 ईस्वी में कलचुरी संवत भी चलाया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा आप जो है, ठीक है। महिष्मती नगर की स्थापना किसने की थी? तो हम लोग ये देखते हैं, महिष्मती नगर अगर किले की बात करोगे आप, है ना, तो जैसे हम लोग यहां देख रहे हैं कि जो है वंश है, तो यहां थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि ये जो महिष्मती नाम का जो नगर है, वास्तव में मुचुकुंड ने यहां नर्मदा के किनारे किला बनाया था। किसने? मुचुकुंड ने। और मुचुकुंड का जो किला था, ठीक है, उस किले पर अधिकार किसका होता है? महिष्मंत का अधिकार होता है ना। और महिष्मंत जो है वो, उसके नाम से महिष्मती नगर बनता है, महिष्मती नगर उसके नाम से बनता है, ठीक है। तो ये है वंश जो है क्षत्रिय वंश, है क्षत्रिय वंश जो है, उसके द्वारा जो है इस नगर को प्रतिष्ठित किया गया है। हालांकि किला मुचुकुंद के द्वारा बनवाया गया था, जो एल वंश की कन्या बिंदुमती जो थी, और कौशल के राजा से जो संतान प्राप्त हुई थी मुचुकुंद, उन्होंने यहां किला बनाया था, जिसको कि महिष्मंत से महिष्मती नाम मिलता है। और निसंदेह महिष्मंत वंश का अगली जो पीढ़ी का राजा था कीर्तवीर्य जो था, तो कीर्तवीर्य जो है उसके समय ये नगर बस जाता है, ठीक है। और होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई ने जो है इंदौर की बजाय महेश्वर को अपनी नगरी बनाया था, राजधानी बनाया था। और यहां पर स्वाभाविक निमाड़ उत्सव का आयोजन किया जाता है। और दूसरा प्रश्न हमारी मातृशक्तियों से जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर जो है महेश्वरी साड़ी या माहेश्वरी साड़ी जो है वो पाई जाती है। और माहेश्वरी साड़ी जो है ये हमारे यहाँ पर अहिल्याबाई के द्वारा जो है, हम ये कहते हैं ना, आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, स्व सहायता समूह। तो स्व सहायता समूह, महिलाओं का पहला स्व सहायता समूह हमारे मालवा में महेश्वर में देखने को मिलता है, जब अहिल्याबाई ने महिलाओं को प्रोत्साहित किया था कि आप अपने इस कला को पूरे भारत में पॉपुलर करिए, ऐसा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, तो ये जानकारी अपने को मिलती है।
हाँ, इसमें हैर, हाँ हाँ, है राजा, है ना, है राजा, ठीक है, है राजा आ जाएगा, है ना। अब देखो क्या होता है ना, इसमें जो है विकल्प जो दिया गया है, कीर्ति वीर्य जो अर्जुन नाम दिया गया है, तो ये जो कीर्ति वीर्य जो था ये महिष्मंत जो था ना उसी की पीढ़ी में आता है ना। और कीर्ति वीर्य से आगे चलेंगे सहस्त्रार्जुन, है ना, सहस्त्रबाहु, है ना, सहस्त्रबाहु से कौन चलेगा, वहां से फिर जयध्वज वगैरह चलेंगे और फिर अवंती, वीतिहोत्र, ये सबका वंश चला आता है, ठीक है। तो इसको सही कर लें, है वंश के राजा आप लगाइए, है ना, क्योंकि मेरे पास तो है वंश के राजा की बात आ रही है और इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है वंश के राजा महिष्मंत ने नर्मदा किनारे महिष्मती नगर को बसाया। ये इसका सही उत्तर है। क्या लिखेंगे, है वंश के राजा महिष्मंत ने महिष्मती नगर की स्थापना की थी, है ना। ये चीज आप ध्यान रखिए, महिष्मती नाम से, ठीक है। इसके पहले ये किला किसका है, मुचुकुंद का है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन स्थल कौन सा है। ये तीनों नाम आ रहे हैं, तीनों नाम जो है हमारे यहाँ, है ना। ये जो महेश्वर का जो नावदा टोली है ना, उज्जैन का जो कायथा है, सागर का जो एरण है ना, ये सभी जो है, ये बेसनगर जो है, यहां से हमको जो भी ताम्र प्रस्तर के उपकरण मिले हैं, जैसे हमको जो है वहां से ब्लेड है, फ्लेक है ना, इनके प्रमाण मिले हैं, तांबे के कलसे मिले हैं, सोने के मनके मिले हैं, ये सब ताम्र प्रस्तर युग के प्रमाण हमें प्राप्त हो जाते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये ऐसे प्रश्न ज्यादा आ जाते हैं, है ना, जैसे 1869 में जबलपुर से एक कुल्हाड़ी, है ना, तांबे और टिन से निर्मित, देखो आप, यानी कहीं ना कहीं अब कांसा आएगा। जो हमारे उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में सिंधु घाटी में कांसा आ गया था, तांबे और टिन के बाद में कांसा आ गया था। हमारे यहां भी टिन आने लगा है, ईरान और अफगानिस्तान से, मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो ताम्र प्रस्तर सभ्यता है इसको हम हड़प्पा सभ्यता नहीं बोलते, ये उसके समकालीन ताम्र प्रस्तर सभ्यता है, जो अभी जो है मैच्योर स्टेज पर नहीं पहुंची थी। हड़प्पा सभ्यता अपने मैच्योर स्टेज पर पहुंच चुकी थी, परिपक्व अवस्था में। उस समय हमारे यहां ताम्र प्रस्तर सभ्यता का दौर चल रहा था, है ना। वो कांसे का युग आ गया था वहां, और हमारे यहां पर अभी तांबा और पस्तर के सामान बन रहे थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। सर ने जैसे अभी मतलब बताया है इसमें कि 248 कलचुरी संवत का प्रारंभ कब से माना जाता है, 248 माना जाता है ना। इसमें कलचुरी राजवंश के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि इनकी अलग अलग शाखाएं हैं, चाहे वो आप महिष्मती शाखा बोलो, त्रिपुरी शाखा बोलो, या रतनपुरिया, है ना, रतनपुरिया कलचुरी बोलिए आप, है ना। तो हम यहां देखेंगे कि जो महिष्मती शाखा है ये पुराना है, सबसे पुराना है, और अभी हमने देखा था, है ना, इसके संस्थापकों में कृष्णराज का नाम हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। और कृष्ण जो राज है, कृष्णराज के जो रजत सिक्के हैं वो न केवल नर्मदा क्षेत्र से प्राप्त हो रहे थे, बल्कि वो आपके गोदावरी क्षेत्र में भी, नासिक क्षेत्र में भी मिले हैं। अमरावती यानी आपका वाकाटक जो क्षेत्र बना बाद में, अमरावती, बैतूल, जबलपुर, इन सभी स्थानों से इनके सिक्के मिलते हैं। कृष्णराज का जो महिष्मती शाखा वाला कलचुरी पुराना है, कोकल देव का त्रिपुरी शाखा उससे नया है, ठीक है। और 248 जो ईस्वी में इन्होंने कलचुरी संवत चलाया, ये पुराने कलचुरी हैं। नए कलचुरी कब से आते हैं, ये आपका 8th 9th सेंचुरी वाला जो पीरियड है, यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। कोकल देव, गांगेय देव, लक्ष्मी कर्ण, ये सब जो है यहां देखने को मिलते हैं।